बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर चांपा से है, जहां 24 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में आज ग्राम सिवनी नैला में अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर महंत ने कहा कि भारतीय संविधान में बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए समान अधिकार दिया गया है। समाज के शिक्षित लोग जरूरतमंद लोगों को सहयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि समाज के महापुरुषों ने आडंबर से दूर रहने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके प्रशस्त किए मार्ग पर आगे बढ़कर सूर्यांश समाज द्वारा शिक्षा के लिए समाज के लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत, कार्यक्रम के अध्यक्ष जांजगीर चांपा, लोकसभा सांसद गुहाराम अजगल्ले, विशिष्ट अतिथि जांजगीर चांपा विधायक नारायण प्रसाद चंदेल ने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों का सम्मान किया। और जिसका मांगे चला मोबाइल कह देते हैं भाई इसको पूरा घोषणा करो, तो आए नहीं तो ओकर घोषणा ना मैं तुम्हारे विधायक जी भाई नारायण चंदेल और तुम्हारे सांसद महोदय भाई गुहाराम अजगल्ले के ऊपर छोड़े रहे। तो कुछ मांग तो पूरा हो गए है, कुछ मांग बाँचे है। और आखिरी में हमारे भाई कुछ यहाँ की सड़क ला बनाए कई सटी उहला जल्दी पूरा कर दिए जाए, ओकर जवाबदारी ना मैं ले। तो आज के जो प्रमुख अतिथि हैं गुहाराम अजगल्ले, हमारे सांसद भाई नारायण चंदेल जी, टाइम देख ले तो कत बोलना है। वहीं मऊरानीपुर तहसील के लखेरी बांध के डूब क्षेत्र में आए ग्राम बुढ़ाई के लगभग 1 सैकड़ों लोगों को मुआवजा नहीं मिलने पर पीड़ित ग्रामवासी मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। पीड़ित ग्राम बढ़ाई के लोगों ने बताया कि लखेरी बांध का निर्माण कार्य 2003 से शुरू हुआ था। ग्राम बुढ़ाई डूब क्षेत्र में आने पर समस्त ग्राम अधिग्रहित कर लिया गया, जिसमें लगभग 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन लगभग 100 परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसे लेकर कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 दिन पूर्व उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को प्रार्थना पत्र देकर समस्या का निस्तारण नहीं होने पर धरना की चेतावनी दी गई थी, जिसे लेकर उक्त पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि समस्या के निराकरण नहीं होने से पीड़ित ग्रामीण अपना मकान नहीं छोड़ रहे हैं, बांध पूर्णतः नहीं भर पा रहा है। क्या नाम दादाजी आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद है। हम बुढ़ाई के निवासी हैं। हम 100 लोग के करीब अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए हम दरबार में आए हैं। हम मीडिया के आभारी हैं जो हम लोगों की आपने सुधी है और हमारी समस्याओं का निराकरण शायद है मीडिया के द्वारा हो जाएगा। हम आपके आभारी हैं। हम 2003 से हमारा लखेरी बांध में गांडू में है, 5 में और 6 और 7 में हम लोगों की ज़मीन जो जुट्टा थी उनकी 1.5 लाख रुपए हेक्टेयर के भाव में रजिस्ट्री करवा दी है, बैनामा करवा दी है सिंचाई विभाग ने। जबकि हम लोगों को पुनर्वास के लिए ज़मीन जो खरीदी सिंचाई विभाग ने वो मालूम 45,000 के आसपास हेक्टेयर के भाव में खरीदी गई, कुछ 16 में खरीदी गई, उसी भाव में वो खरीदी गई। आज जिस लोगों को मुआवजा दे रहे हैं या दे दिया है वो 2007 के भाव में दे रहे हैं। मानो हम काफ़ी चर्चा, यहाँ तक कि हम गरीबों की कई बार हम दरबार हर अधिकारी के माथा टेक चुके हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है।
कितने समय से आप यहाँ पर मतलब ज्ञापन दे रहे हैं? आप कितने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब आप? करीब करीब हम सर जी 2009 से लड़ रहे हैं बराबर। आज आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हो, अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है, कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पर? सर जी जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम बैठे रहेंगे सभी लोग। प्रधान जी क्या समस्या है जी, सब लोग क्यों बैठ रहे हैं? महोदय, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आए और हम ग्रामवासियों की अपने समस्या को उठाया। मैं आपको बता दूं कि लगभग 2006-07 से हम बराबर लखेरी बांध से पीड़ित हैं, ग्राम बुराई के किसान, और बराबर निरंतर अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। 2000 लगभग 12-13 में विभाग द्वारा हम लोगों की ज़मीन खरीदी गई। इसके बाद में कुछ हमारे जो बालक बच्चे आप देख रहे हैं हमारे साथ खड़े हैं, इन जिनकी उम्र लगभग आज 30 से 35 वर्ष है, इन बच्चों को छोड़ दिया गया सजाई बाग के द्वारा। ना इनको अनुकंपा राशि दी गई, ना ही इनको मुआवजा दिया गया, ना ही रहने के लिए इन लोगों को प्लाट दिए गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को बताना चाहूँगा कि इन लोगों को अनुकंपा राशि दी जाए, मुआवजा दिया जाए और इन लोगों को रहने के लिए प्लाट दिया जाए। अभी बताया गया कि कुछ न इस बारे में तो महोदय मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ, लेकिन सुनने में जरूर आया है कि इनसे जो उम्र में भी छोटे हैं उन लोगों को मुआवजा दिया गया है, और इन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा, इसी बात की लड़ाई है। हमारे हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है कि शायद कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा कि जिसको हम लोगों ने प्रार्थना पत्र ना दिए हो और अपनी समस्या से अवगत ना कराया हो। अधिकारियों को वही टाल मटोल रवैया है, हो जाएगा, देखेंगे, शासन उसका मामला है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सक्षम अधिकारी ने प्रयास नहीं किया कि इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। डूब गया बांध में? जी बिल्कुल, पूरा गाँव, संपूर्ण गाँव डूब क्षेत्र में है। कहाँ रहते हैं सब? अभी हम लोग जहाँ पहले से रह रहे थे वहीं रह रहे हैं। इस कारण से डैम पूरा नहीं भर पाता है और ना ही डैम को भरने दिया जाएगा जब तक इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मेड विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों के चोटें आई हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि आए दिन ये दबंग लोग हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज फिर एक बार हमारे ऊपर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें हमारी फैमिली घायल हो गई और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई है। आपको बता दें कि पूरा मामला रामपुर जिले के मिलक कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरदुआ गाँव का है। जी क्या नाम है आपका? यशपाल जी। पिताजी का नाम है? बलवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हल्दुआ। जी क्या मामला हुआ पूरा बताएंगे? कल सर इनने हमारे पापा को मारा था, फिर चाकू धारदार से को मारा था इनने। किसने मारा? चाचा ने हमारे। क्या नाम है उनका? ढाका लाल। किस बात के पीछे मारपीट हुई? खेत की मेड़ से निकल गए थे सर। हाँ। तब मारा था इन लोगों ने गिरा के। पहले बोले गलती हो गई, चलो नहीं निकलेंगे, फिर इन्हें मारा गिरा के उनको। फिर छोटा वाला भाई है उसका भी सिर फाड़ दिया है और चाचा का भी हमारे सिर फाड़ रखा है। जिनके सर फटे हुए हैं, जो घायल हैं, उनका क्या क्या नाम है? बलवीर सिंह, शिषपाल सिंह और महेंद्र सिंह। और ये आपके जो हाथ पे ब्लड लगा हुआ है, ये कैसे लगा? ये बीच बचाव में लगा है सर। तो काय चीज से हमला किया था? ये धारदार हसले वगैरह थे, लेके आए थे ये। अच्छा, हसिया दराज वगैरह थे ये? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अब? सर कार्रवाई चाहते हैं हम इन पर, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये गुंडा टाइप के आदमी है सब, ये सब जब मन में आता है तब मारते हैं हमें। अच्छा हाँ सर। ठीक, ओके। भिंड जिले में कांग्रेस ने कार्यालय पर नवनिर्वाचित किसान जिलाध्यक्ष बनने के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ प्रदेश सरकार एवं प्रशासन छलावा कर रही है। कांग्रेस की ओर से नवनिर्वाचित किसान जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौड़िया ने कहा कि किसानों का बाजरा यदि नहीं खरीदा गया तो कांग्रेस की ओर से बड़े आंदोलन होंगे। तो वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने बताया कि कांग्रेस की ओर से कोई जन समस्या को लेकर आवाज उठाई जाती है तो भाजपा के पेट में दर्द हो जाता है और वो आचार संहिता का हवाला देकर चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहुंच जाती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ जन समस्याओं और किसानों की समस्याओं को लेकर शहर में कार्यक्रम कर रही है। कि हम लोग आम जन की आवाज़ को लेकर जब रोडों पर उतरे तो उसका यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पेट में दर्द होने लगा। निर्वाचन में जाकर हमारी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। ये बताइए, आप सरकार में बैठे हो, किसानों की तुलाई नहीं हो रही,
पेमेंट नहीं हो रहा है, लाइट नहीं मिल पा रही। तो इन सब सुविधाओं पे किसानों की समस्याओं पे तो आपने कभी चर्चा करनी नहीं चाहिए। जब इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी रोडों पर उतरती है तो आप उसकी जाकर शिकायतें करते हो। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी संदेश दे देना चाहता हूँ, आम जन की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई हम लोग रोडों पर सतत लड़ेंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता सदन में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और सड़क पर कांग्रेस का संगठन लड़ाई लड़ेगा। आपको यदि शिकायतें करनी है, आम जन की समस्या से जो किसान जूझ रहा है उनकी समस्याओं के लिए यदि कांग्रेस पार्टी लड़ती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो होता रहे, हम लोग अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस मिलकर के पूर्ण रूप से सड़क पर आएगी और हर समय पर आंदोलन करेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो आंदोलन करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी हमारे महगाँव में है, 2, 3, 4 अधिकारी जो 20-20 साल से जुड़े जमे हुए हैं। एक पटवारी हैं उत्तम और दूसरे हैं आपके राजस्व उसके क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार यादव। दोनों चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, चरम सीमा पर। इनकी आपकी ओर से कोई शिकायत नहीं? शिकायत मैंने की, मैंने आंदोलन में पहले भी शिकायत दी है पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उनका कहना ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं विश्व हिंदू परिषद की, कहीं बजरंग दल की, कहीं RSS की रसीदें कटने को आती हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे। आज थाना भवन में संत बूढ़ा बाबू देवस्थान के लोकार्पण से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर 108 श्री हनुमान चालीसा पाठ का अनुमोदन और हार्दिक कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा आए सभी अतिथिगण एवं नगर वासियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया और बताया कि हमारे पिताजी कहा करते थे कि अब तो तुम विधायक हो, क्या पुरातन संस्कृति के प्रतीक बूढ़ा बाबू तालाब का अब भी सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो कब होगा। अत्यधिक प्रयासों के कारण आज ये मौका मिला है और मुझे संत बूढ़ा बाबू देवस्थान का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूरे देश में है तो ऐसी आवाज से काम चल जाएगा क्या? चलो हमारी बहनें बोलेंगी पहले, ऊपर वाले नहीं बोलेंगे। बोलो भारत माता की, और ऊपर वाले बोलेंगे सब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब सबको मिलकर बोलना है, गंगा मैया की, गंगा मैया की, बूढ़ा बाबू तालाब की, संत बूढ़ा बाबू तालाब की। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित, अच्छा मैं पहले पूछ लूं, जल्दी में तो नहीं है कोई? एक बार हाथ उठा के बता दे किसी को जल्दी हो तो फिर मैं उसी हिसाब से करूंगा। अच्छा समय है कि नहीं है? सारी बहनें बताएं, घर जाने की जल्दी तो नहीं है? चलो ठीक है। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित और जिनका आशीर्वाद इस नगर को हमेशा मिलता है और आज से नहीं वर्षों से जिनकी उंगली पकड़कर हम लोग चल रहे हैं, ऐसे आपके अध्यक्ष स्वामी राम नरेश जी महाराज हमारे बहुत ही सम्मानित और पूरे देश में जो भ्रमण करते हैं, हरिद्वार, मथुरा, काशी, वृंदावन, सभी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनका संरक्षण करते हैं, ऐसे परम पूज्य रामदेव जी महाराज। और मैं वर्षों से देख रहा हूं एक ऐसे संत जिन्होंने समाज को बहुत परिश्रम करके जलालाबाद आसपास के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया है। कथा के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज हमारे नगर के सम्मानित चेयरमैन साहब, हमारे सभी सभासदगण, हमारे यहाँ की ईओ, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मैं चेहरे देख रहा हूं, पूरा नगर, पूरा क्षेत्र यहां मौजूद है। नगर के सभी जिम्मेदार लोग जिनकी वाणी में दम है, जिनकी बात में दम है, जिनका क्षेत्र में प्रभाव है, वो सब यहां मौजूद है।
वहीं अगली खबर जबलपुर से है, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जगत बहादुर अन्नू नगर ने बताया कि शहर कांग्रेस के तत्वाधान में मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर प्रतिमा स्थल पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू, पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोष्ठा द्वारा माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नगर अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के महत्व को समझाने हेतु भारतवासियों से आर्थिक सहयोग लेकर बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश के विकास में शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। कांग्रेस द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय वो शख्सियत थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की और आज बनारस विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में एक माना जाता है और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। उन्होंने वकालत भी प्रारंभ की। वकालत में उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे उनको 153 आंदोलनकारियों को, जिसको किसी मामले में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती अपराधी बनाया था, उनका प्रकरण सुलझाया और उन्हें बरी कराया। आज के दिन हम उनको याद करते हैं और उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा थी, शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। आज जो देश में हमारे देश के नौजवान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये उसी की देन है कि कांग्रेस ने हमेशा बढ़कर शिक्षा स्वास्थ्य पर महत्व दिया। आज के दिन हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। और गोष्ठी का आयोजन हुआ। उस गोष्ठी में सभी बड़े जनों ने हम लोगों ने इस बात की शपथ ली, संकल्प लिया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम करते हुए, कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, वकालत देश के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए करते हुए ऐसे महापुरुष दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। जो जैसा देश वो चाहते थे, यही प्रार्थना भी ईश्वर से कि आने वाले समय में हमारा देश ऐसा बने, हमारा शहर आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। यही सब बातें कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ललितपुर में आज से जागरण क्रिकेट लीग आरंभ हुआ है। दैनिक जागरण में कराया ये टूर्नामेंट जो कि वुमेन क्रिकेट लीग है और ये ललितपुर में पहली बार कराया जा रहा है। इस लीग में बड़े बड़े जिलों की टीमें शामिल हुई हैं। आज पहला मैच खेला गया जो कि कानपुर और आगरा के बीच था। मैच अंतिमों ओवर तक गया जहां आगरा ने 3 गेंद शेष रहते टारगेट पा लिया और मैच जीत लिया है। आगरा ने बाद में बल्लेबाजी करके रन बना दिए और जीत गए हैं, जिसमें आगरा की कैप्टन ने 45 रन बनाए और जीत तक टीम को लेके गई।
वही रायबरेली में विकास खंड खीरो के अंतर्गत ग्राम भीतर गांव के युवा समाज सेवी रिंकेश मिश्रा द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज लखनऊ एवं विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग नई दिल्ली के तत्वाधान में फ्री चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में 18 से 45 वर्ष तक के मरीजों को वरीयता दी गई एवं इसके ऊपर के उम्र के मरीजों को बीमारी से निजात पाने के दिशा निर्देश और चिकित्सीय सलाह दी गई। इस जांच शिविर में लिपिड प्रोफाइल, खर्राटे की जांच, मोटापे की जांच, नींद से जुड़ी बीमारियां, फेफड़ों की जांच एवं मुख्य स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से बचने के दिशा निर्देश एवं जांच सैंपल तथा दवाई लिखी गई। शिविर का आयोजन 8 से 2 बजे तक किया गया। शिविर में क्षेत्र के 200 मरीजों को देखा गया। जांच शिविर में प्रोफेसर बालेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अमर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट विशाल कुमार, सोशल वर्कर नीलेश सिंह एवं राजीव टंडन उपस्थित रहे। झाबुआ जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के हित में अवैध सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस भी सूदखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मोड में काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया और समस्त थाना प्रभारियों और एसडीओपी को ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जो कि हमारे जिले की भोली भाली जनता बैंक की कागजी प्रक्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं है। इसका लाभ सूदखोर उठाने का प्रयास करते हैं और यहाँ की जनता को ब्याजखोरी के चंगुल में फंसाने का काम करते हैं। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस ने अवैध सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इसी तत्वावधान में बाहरी राज्य से आकर आदिवासी भाई बहनों को ऋण के चंगुल में फंसाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया। कार्रवाई की गई है क्या? झाबुआ पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के पालन में अवैध सूदखोरों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनसे नकदी करीब 12,41,000 रुपये जब्त किए गए। ये सभी लोग जो है हमारे बड़े बड़े आदिवासी लोगों को घुसलाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि यदि किसी के साथ भी ये ठगी हुई है तो वह सामने आए और थाने में तत्काल सूचना दें। अभी तक 5 अपराध इनमें पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और भी पंजीबद्ध होंगे। किस प्रकार के ब्याज वसूल करते हैं? ये जो है एक तरीके से आप मान लीजिए 120% जो है ब्याज दर वसूल करते थे और टोटली अवैध है ये, और इनके ऊपर जो है कार्रवाई करके आज जो है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वहीं झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील अंतर्गत आने वाले झकनावदा में आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ स्थानीय बस स्टैंड से प्रांगण पहुंचा, जहां संघ के अनुसार आयोजन किया गया। सभी लोग की वेशभूषा में नजर आए सैकड़ों लोगों ने पथ संचलन में सहभागिता निभाई। वहीं बिलासपुर में बिजली बिल बकाया को लेकर बिजली वितरण कंपनी और नगर निगम के बीच ठन गई है। बिजली विभाग बकाया वसूली को लेकर सख्त हो गया है। बकाया जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने नगर निगम क्षेत्र के 8 मोहल्लों के स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया। बिजली विभाग का निगम पर बकाया करीब 45 करोड़ के पार पहुंच गया। उधर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा अब शहर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल घरेलू बकायादारों के साथ बिजली वितरण कंपनी के निशाने पर सरकारी विभाग भी है। अब तक विद्युत विभाग भुगतान के लिए केवल अपील कर रहा था, लेकिन अब बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये बोले हैं महापौर, बोला ना तो क्या बोल दिए? हाँ बोले, वो बोले बिजली विभाग आज बात करे थे, कल किया था। आप बोल रहा हूँ जब तक नहीं पटेगा तब तक। हाँ, वो तो पैसा पट जाएगा तो हो जाएगा भाई। कब पटेगा नहीं पटेगा कितने का बिल है जानकारी नहीं। नगर निगम में विगत कई वर्षों से बिजली बिल बकाया है, जिसकी पटाने की स्थिति में नगर निगम अभी नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए की राशि देनदारी है। अभी मैं कमिश्नर से भी बात किया, बिजली विभाग के अधिकारी से भी बात किया, जानकारी लिया। माननीय मंत्री जी से और सीएम से बात करने का प्रयास कर रहा हूं,
क्योंकि जो राशि बकाया की जानकारी प्राप्त हो रही है, आज वर्तमान में नगर निगम पटाने की स्थिति नहीं है। जब तक कि राज्य शासन से सहयोग राशि नहीं मिलेगा तो अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। अति शीघ्र जा कर के रायपुर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से भेंट करूंगा और कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा ताकि नगर निगम में जो स्ट्रीट लाइट है, वो जो कटा हुआ स्ट्रीट लाइट है, वो जुड़ जाए और आने वाले समय में जो नगर निगम के ऊपर बकाया राशि है उसमें से कुछ राशि पटा करके हम लोग बिजली शुरू कर सकें। विभाग का जो लेना है, नगर निगम बिलासपुर पर लगभग 85 करोड़ बकाया राशि है, जिसको लेकर हम लोग लगातार वसूली के लिए प्रयास कर रहे थे। सभी लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से, नगर निगम के इंजीनियर, अधिकारी, सभी लोगों से हम लोग बार बार चर्चा कर इस संबंध में अवगत कराए गए हैं। इवन नोटिस भी जारी किया गया है, तो पर भी इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। चूँकि बकाया राशि बहुत बढ़ गए हैं और आगे भी बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अभी फ़िलहाल जो स्ट्रीट लाइट है उसमें से कुछ कनेक्शन काटे गए हैं। आगे भी क्या ये अभियान चलेगा अगर बकाया बिल नहीं पटाते हैं? निश्चित रूप से यदि आगे भी इसमें या किस्त में कुछ पैसा पड़ जाता है तब तो ठीक है। यदि बिल्कुल भी भुगतान नहीं होगा तो आगे भी इस लाइन विच्छेदन की कार्रवाई जारी रहेगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।